हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की क्लास में। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने हुमायूं के राजनीतिक जीवन के विषय में सारी घटनाएं एक क्रम अनुसार देख ली थी। 1530 से लेकर के 1555 तक उसका राजनीतिक जीवन कैसा था, उसकी विजयों के विषय में। तो अब 1555 में आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सरहिंद के युद्ध में बैरम खान की मदद से हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया और फिर एक साल बाद ही 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के समय उसका बेटा अकबर, जो पंजाब के कलानौर में सिकंदर शाह सूर का पीछा कर रहा था, तो वो वहाँ था और 1556 में ही हुमायूं की मृत्यु हो गई। फिर हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर पंजाब में ही बैरम खान ने अकबर को वहाँ सम्राट घोषित कर दिया। तो इसके पहले हम अकबर पर आएँ, इसके पहले हुमायूं से संबंधित कुछ तथ्यात्मक चीज़ें हैं जो उसके विषय में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर अगली वीडियो में हम बात करेंगे अकबर से, उसके राज्यारोहण से, फिर उसका राजनीतिक जीवन और सारी घटनाएं। तो सबसे पहले आज हुमायूं के विषय में जो कुछ बचा है, कुछ तथ्य ऐसे हैं जो इधर उधर बिखरे रहते हैं, तो मैंने इसको इकट्ठा किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से और कई किताबों से, तो ये आपको एग्जाम में मदद करेंगे। तो हुमायूं के विषय में सबसे पहला जो छूट गया था कि जब 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई, तो उस समय एक विदेशी यात्री सीदी अल रईस उस समय उपस्थित था। अब हुमायूं के समय सीदी अल रईस का होना आप इसको इसलिए जानते रहें क्योंकि जब भी विदेशी यात्रियों का क्रम पूछा जाता है और या किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे नेट हो या पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूटी पीजी, सभी में विदेशी यात्रियों का जो क्रम है मुगल काल में, यह बहुत पूछा जाता है। जैसे कि अकबर के समय में आप जानते हैं विदेशी यात्रियों का क्रम सबसे अधिक रहा, फादर मोंसेरात, फिर उसके बाद रॉल्फ हिच, फिर अकबर जहांगीर के समय में भी सर टॉमस रो और दूसरे अन्य विदेशी यात्री, फिर बाद में बर्नियर और फिर मनुची जैसे विदेशी यात्री आते हैं। तो इनके क्रम में सबसे पहला जो मुगल काल में अगर कभी आता है तो सीदी अल रईस होगा, क्योंकि वह हुमायूं के समय ही, उसकी मृत्यु के समय यहाँ उपस्थित था। तो सीदी अल रईस पहला व्यक्ति है। तो एक तो यह है। तो हुमायूं की मृत्यु के समय हुमायूं की मृत्यु के समय विदेशी यात्री सीदी अल रईस उपस्थित था। तो सीदी अल रईस जो है यह एक तुर्की का यात्री था। तो हुमायूं की मृत्यु के समय यह भारत में उपस्थित था, सीदी अल रईस। अब हुमायूं के विषय में जो दूसरा तथ्य है जो पूछा जाता है कि हुमायूं ने मुगल सम्राटों के जो अभिवादन के तरीके थे, यानी कि मुगल सम्राट को कैसे सम्मान दिया जाए, जो सिजदा और पैबोस था और साथ में कोर्निश, तस्लीम, ये सब प्रथाएं जो मुगल काल में सम्राट के लिए अभिवादन का तरीका था, उसमें से कोर्निश और जो तस्लीम है, इसका प्रचलन हुमायूं ने शुरू किया था। तो यह महत्वपूर्ण है, इसको जानते रहें कि कोर्निश और तस्लीम यह प्रथा हुमायूं ने शुरू की थी। कोर्निश और उसके बाद तस्लीम की प्रथा हुमायूं ने शुरू की। और कोर्निश और तस्लीम होता क्या था? तो कोर्निश और तस्लीम मुगल सम्राटों के अभिवादन का एक तरीका था। तो यह अभिवादन का तरीका है, अभिवादन का एक तरीका था जिसमें कोर्निश को आप आज जैसे सलाम किया जाता है किसी को, जैसे इस तरह से, यही कोर्निश था, इस तरह से कोर्निश करते थे। और उसी में तस्लीम भी था।
तो यह मुग़ल सम्राटों के अभिवादन का तरीका था जिसे हुमायूं ने शुरू किया। अब तीसरा इसमें देखें जो हुमायूं के समय शुरू हुआ। हुमायूं ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से चलता था और बताते हैं कि वह ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से रोज़ाना अपने कपड़े उसी हिसाब से बदलता था, जैसे कि कौन से ग्रह नक्षत्र के समय कौन से कपड़े पहने जाएं, कौन सा मुकुट धारण किया जाए, इसका हुमायूं विशेष ख्याल रखता था और ग्रह नक्षत्र के हिसाब से ही वह कपड़े बदलता था। तो एक तो यह है, ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा बादशाह था जो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कपड़े पहनता था या फिर उसको उसमें गहरी मान्यता थी, तो वह हुमायूं था। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कपड़े बदलता था। यह हो गया। एक और तथ्य है हुमायूं से संबंधित कि हुमायूं ने न्याय के लिए एक ढोल की अवस्था बनवाया था कि कोई भी व्यक्ति जिसे न्याय पाना है वह इस ढोल को बजाएगा और न्याय पा सकता है। तो उसे न्याय का ढोल कहा गया है या फिर तबला ए अदल कह सकते हैं इसको। तबला ए अदल का मतलब न्याय का स्थान था और तबला एक न्याय के लिए एक तबला की स्थापना, तबला ए अदल न्याय के लिए स्थापना की। एक तो न्याय के लिए उसने ये किया हुमायूं ने। हाँ, तो फिर इसमें अगला है कि हुमायूं ने एक विशेष प्रकार का कोट पहनना शुरू किया जो कि उल्बा कचा कहलाता था। यह बहुत कम पूछा गया है पर बहुत कम लोगों का ध्यान इस पर जाता है कि हुमायूं ने ही उल्बा कचा नामक एक कोट का प्रचलन किया। तो उल्बा कचा नामक एक विशेष प्रकार का कोट हुमायूं के समय चलता था और यह तबला जो है एक यानी कि एक ढोल, न्याय के लिए एक ढोल की स्थापना हुमायूं ने की। न्याय के लिए विशेष इंतजाम कुछ शासकों ने किए थे जिसमें इल्तुतमिश था, हुमायूं था और उसके बाद जहांगीर। हुमायूं सबसे पहले इल्तुतमिश ने एक न्याय की घंटी लगवाई थी और फिर हुमायूं ने न्याय का ढोल एक बनवाया था और जहांगीर ने न्याय की एक जंजीर लगवाई थी यमुना के किनारे। तो ये तीन शासक थे जिन्होंने न्याय के लिए कुछ अलग तरह का व्यवस्था की थी, एक अलग तरह से कि आम जनता न्याय के लिए इसका सहारा ले सकती है। तो हुमायूं से संबंधित दो तीन चीज़ें और रह गई हैं जिसको हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हुमायूं ये हो जाएगा। तो सबसे पहला इसमें एक और है, हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर बसाया। यमुना तट पर हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नगर बसाया। एक तो यह है। दूसरा, हुमायूं को पुस्तकें बहुत प्रिय थी। बताते हैं कि वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था और कहीं भी जब भी किसी अभियान पर वह अपने शाही दल बल के साथ चलता था तो उसके साथ उसकी पुस्तकें भी रहती थी और पुस्तकों से उसका प्रेम इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जो शेर शाह का शेर मंडल था उसी को हुमायूं ने एक पुस्तकालय में बदल दिया था और उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु भी हो गई थी। तो नेट के विषय में यूजीसी नेट में यह ज़रूर पूछा जाता है शासकों से संबंधित कि कौन सा शासक किस विशेषता से संबंधित है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा शासक है जिसे किताबें बहुत प्रिय थी और वह अपने अभियानों में किताबें अपने साथ रखता था, तो वह हुमायूं था। अकबर भी पुस्तकों का बहुत प्रेमी था
पर अपने अभियान के समय पुस्तकें ले जाने का कार्य यह हुमायूं का था। तो इसको कह सकते हैं किसी भी अभियान में हुमायूं पुस्तकें अपने साथ रखता था, अपने साथ रखता था, और साथ ही वह अरबी और फारसी का भी ज्ञाता था। उसे अरबी और फारसी का भी ज्ञान था। उसे अरबी और फारसी का भी ज्ञान था। तो अब यह विशेष इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर अगर मुग़ल बादशाहों के विषय में कोई चीज़ पूछी जाती है तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वह मुग़ल सम्राट अकबर ही होगा। कोई भी चीज़ ऐसा लगता है कि वह अकबर से ही संबंधित होगी, नेट में खास करके। पर आप जानते हैं कि अकबर उतना पढ़ा लिखा नहीं था, और बताते हैं कि उसे किसी भी भाषा का बहुत मुश्किल से ज्ञान हो पाया था। वह अक्षर ज्ञान भी मुश्किल से कर पाया था। वो पढ़ना नहीं जानता था, उसकी रुचि खेलों में और युद्ध कला में थी। पर हुमायूं अरबी और फारसी का भी ज्ञान था। और उसके बाद जहांगीर तुर्की, अरबी और फारसी इन तीनों का जानकार था। और जहांगीर ने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी, तुजू की जहांगीरी। तो इन बादशाहों में अकबर से ज़्यादा हुमायूं और फिर जहांगीर भी उससे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो यह है। फिर अगला सबसे जो विशेष हुमायूं के विषय में अभी तक कई एग्जाम में आया है कि हुमायूं ने अपने राज्य में अपने अमीरों और राज्य कर्मचारियों के लिए उनको एक विशेष प्रकार की उनकी विभाजन किया। उसका 3 तरीके से उन्हें अपने राज्य के कर्मचारियों का, यानी समस्त जो उनका एक अमीर वर्ग था जिसमें राज्य के कर्मचारी, उसमें राजकुमार और सभी लोग आते थे, उनको 3 वर्गों में बांट दिया था। तो यह पूछा जाता है। सबसे अधिक इसमें अगर पूछा जा सकता है तो बस यही कि कौन सा शासक था जिसने अपने राज्य के कर्मचारियों को एक अलग विशेष प्रकार के विभाजन किया था या वर्गीकरण किया था। तो यह देख लेते हैं। हुमायूं ने अपने राज्य के कर्मचारियों व अमीरों को 3 विशेष वर्गों में बांटा था। 3 विशेष वर्गों में बांटा था। तो यह 3 विशेष वर्ग कौन से थे यह जान लेते हैं। बाकी वह किससे संबंधित था यह बहुत विशेष उसमें नहीं जानना। तो पहला था अहले मुराद। एक है इसमें अहले मुराद। फिर दूसरा है अहले सादात, अहले सादत है। फिर तीसरा है अहले मुराद, अहले सादत और अहले तो पहला इसमें अहले मुराद है, अहले सादत है, फिर अहले दौलत है, अहले दौलत है। तो यह 3 तरीके का हुमायूं ने अपने राज्य के कर्मचारियों का विभाजन किया था। अब इसमें अगर कोई विशेष जानना चाहे, कभी पूछा तो नहीं गया है अभी तक कि अहले मुराद में कौन शामिल था, अहले सादत में या फिर अहले दौलत में, लेकिन थोड़ा जानते ज़रूर रहें क्योंकि नेट के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कितना गहरी चीज़ें आ सकती हैं इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल रहता है। तो अहले मुराद में वो लोग शामिल थे जैसे संगीतज्ञ, नृत्यकार, मनोरंजन का जो भी मनोरंजन कराने वाले जो लोग थे, संगीतकार, नृत्य, कवि, वो लोग अहले मुराद में आते थे। और अहले सादत में इसमें विद्वान लोग थे, इसमें विद्वान थे, शेख थे और दार्शनिक थे
दार्शनिक थे। तो यह अहले सआदत में आते थे और अहले दौलत में आते थे। राज्य के अमीर जो बड़े सेनापति हैं और राजकुमार, ये लोग अहले दौलत में आते थे। अहले दौलत में राजकुमार, अमीर और साथ में सैनिक। तो इस तरह से हुमायूं ने अपने राज्य के कर्मचारियों का विभाजन कर रखा था। तो यह पहले पूछा गया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही जानना कि अभी तक जितना पूछा गया है कि कौन सा शासक था जिसने अपने राज्य के कर्मचारियों का एक विशेष प्रकार से विभाजन कर रखा था, तो इतना ही पूछा गया है, जबकि बहुत कम ही अभी यह आया है। पर यह ज़रूर जानते रहें कि अहले मुराद, अहले सादत, अहले दौलत, यह 3 तरह का विभाजन था और उसमें कौन लोग शामिल थे, यह भी अगर जान जाएंगे तो अच्छा ही है। फिर हुमायूं के विषय में अब एक चीज़ और बचती है कि हुमायूं ने ही शेख अब्दुल कद्दुस गंगोही का मकबरा भी 1573 में उन्होंने ही बनवाया था। और यह हो गया